हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमई। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर। ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है और इस स्टोरी में हम जानेंगे कि एक विलेज है जिसका नाम पालमपुर है और क्या क्या फैसिलिटीज उस विलेज में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है और कैसे गवर्नमेंट उस विलेज को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो आज ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो our first thing is to give you an introduction of Palampur. Palampur एक गांव का नाम है, ठीक है। It is well connected with neighboring villages and towns like Raiganj, which a village which is 3 kilometers away from Palampur. ये जो गांव है, ये 3 गांव हैं जो एक साथ कनेक्टेड है एक ही रोड पर, ठीक है। सबसे पहले पालमपुर, उसके बाद 3 किलोमीटर आगे एक नया गांव शुरू हो जाता है जिसका नाम है रायगंज, और उसके बाद and all weather road connects the village to Raiganj and to the nearest small town of शाहपुर। अब तीसरा जो टाउन है वो है शाहपुर, ठीक है। अब ये जो तीनों टाउन है ना, तीनों विलेजेस है, ये एक ही रोड पर पड़ते हैं और एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है, विद इन अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे। अब होता क्या है, द विलेज हैज अराउंड 450 फैमिलीज बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। अब ये जो पालमपुर विलेज है इसमें 450 फैमिलीज रहती है इस गाँव में और सबके अपनी अपनी अलग अलग कास्ट है, ठीक है। 80 अपर कास्ट families own the majority of land in the village and live in cemented house। 80% जो 80 अपर मतलब 80 फैमिलीज ऐसी है जो अपर कास्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। और इनके पास ना गांव में अपना खुद का घर है और एक बहुत अच्छा घर है, ठीक है। इनके पास जो जमीन है वो भी बहुत ज्यादा है। वहीं एससी दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। जो दलित लोग हैं वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट कैसा है, दलित लोगों से कॉम्प्राइज है। उसके अलावा and live in a corner of the village and in much smaller houses with which are made up of dirt, mud and straw। उसके अलावा जो दलित है ना वो बहुत ज्यादा गरीब है, ना ही उनके पास ज्यादा लैंड है, प्लस ये सीमेंटेड हाउस में नहीं रहते, इनका जो घर है वो मिट्टी से बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हो कि कैसे अपर कास्ट के पास अच्छे खासे घर है और वहीं लोअर कास्ट के लोगों के पास इतने अच्छे घर नहीं है, ठीक है। Most of the houses have electric connections, electricity powers and the tube wells in the field and is used in other small businesses। इनमें जो जो ये गांव है ना, इसमें मोस्टली घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। वहीं कुछ घर में ना ट्यूबवेल्स भी है, मतलब मोस्टली घर में ट्यूबवेल्स भी है ताकि जो किसान लोग हैं या फिर जो खेती बाड़ी करते हैं ना वो आराम से अपनी फसलों को पानी दे पाए, ठीक है। और पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। इसी गाँव में ना 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, ठीक है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। वहीं एक प्राइमरी हॉस्पिटल भी है जहां पे जो कि गवर्नमेंट चलाती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, ठीक है। उसके अलावा मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड व्हीकल्स आर विजिबल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर। बुलक कार्ट, तोंगास, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा, ये सब चीजें जो है ना ये आप इस रोड पे चलते हुए देख सकते हो कि यहाँ पे बाइक्स भी हैं, मोटरसाइकिल्स भी है, कार्स भी है, प्लस उसके अलावा जो गांव के जो मतलब छोटे लोग हैं वो क्या यूज करते हैं, जीप्स या फिर बुलक कार्स, तोंगास, ठीक है। तो ये हर तरह के व्हीकल्स ना आपको वहां के रोडों पे मिलेंगे। कहाँ के रोडों पे, पालमपुर विलेज के रोड पे। अब पालमपुर जो है वहां पे दोनों तरह की एक्टिविटीज होती है, फार्मिंग एक्टिविटी भी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी, ठीक है। मेन एक्टिविटी क्या है पालमपुर के लोगों की, फार्मिंग, और उसके बाद जो अदर एक्टिविटीज है वो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी। उसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में तो आ गई खेती बाड़ी, ठीक है, कि लोग खेती करके पैसा कमा रहे हैं। उसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी चलती है वहां पे। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कैसी एक्टिविटीज आती है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाली, ठीक है, कि वहां पे जो लोग हैं वो अपने अपने छोटे छोटे बिजनेस करके भी अपने घर चला रहे हैं, ठीक है, लाइक शॉपकीपिंग और अदर वर्क्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि वहां पे प्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है, यानी कि उपज कैसे होती है चीजों की। अ प्रोसेस थ्रू विच रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स एम टू। प्रोडक्शन ना वो प्रोसेस होता है जिसमें से जो कच्चे सामानों को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, यूज कर सके ऐसे प्रोडक्ट में बदला जाता है। अब इसका एम क्या होता है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पीपल। अब जब प्रोडक्शन होगी तभी तो लोगों के पास खाने के लिए खाना होगा, या फिर प्रोडक्शन की वजह से ही ना लोगों को अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे लोग, ठीक है। अब बट हाउ देयर इज अ प्रोडक्शन कैरिड आउट। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन होता कैसे चीजों का, ठीक है। द 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्शन। अगर आपको किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है ना तो उसमें 4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि फर्स्ट चीज है लैंड, ठीक है, यानी कि जमीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकंड लेबर,
यानी कि काम करने के लिए इंसान भी तो चाहिए हमें। उसके बाद फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल क्या होता है और ह्यूमन क्या होता है वो दोनों हम पढ़ेंगे बाद में। फर्स्ट है लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल एटसेट्रा। अब भाई आप मान लो कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो आप कहाँ सेटअप करोगे वो इंडस्ट्री? हवा में तो बनाओगे नहीं ना, यू नीड लैंड फॉर द इंडस्ट्री। और जब जमीन मिलेगी उसके बाद ही आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। सो सेम ऐसे ही है, फर्स्ट नीड, अगर आपको किसी भी चीज की प्रोडक्शन करनी है तो आपके पास जमीन होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है लेबर। एजुकेटेड वर्कर्स हु परफॉर्म मेंटल लेबर एंड मैनुअल वर्कर्स हु प्रोवाइड फिजिकल लेबर। यानी कि किस तरह काम करवाना है, किस तरह लेबर्स को अरेंज करना है, किस काम को कब करना है, इस चीज का एक पूरा रिकॉर्ड बनाना होता है ना, उसके लिए हमें मैनुअल लेबर चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एजुकेटेड वर्कर चाहिए हमें इसके लिए। उसके अलावा जो काम होता है ना, जो मतलब सामान को इधर से उधर ले जाना, सामान को रखना, ठीक है, ये जो फिजिकल लेबर होता है इसे करने के लिए हमें हमें किसकी जरूरत है? मैनुअल लेबर की जरूरत है, ठीक है। तो दोनों ही तरह के लेबर की जरूरत है हमें कंपनी सेटअप करने के लिए। थर्ड चीज जो हमें एक प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल दो तरह का होता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जैसे कि मान लो जो फिक्स रहता है हमारे पास, कई सालों तक चलता है, जैसे कि ट्रक हो गया, ठीक है। अगर मान लो आप खेत में काम करते हो, फील्ड में काम करते हो, तो आपको एक ट्रैक्टर की जरूरत है, ठीक है। अब ट्रैक्टर, खेत जोतने के लिए आपको ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी ना। अब वो जो ट्रैक्टर है, ये तो ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रैक्टर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही आपके पास है या फिर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप उसका यूज करोगे। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। ट्रैक्टर जो है वो कम से कम 10 साल 15 साल चलेगा आपके साथ। वहीं जो वर्किंग कैपिटल होता है वो होता है, मान लो अगर आपको कोई सीड ग्रो करनी है, कोई फसल ग्रो करनी है, तो उसके लिए आपको सीड चाहिए ना, और टाइमली आपको वो सीड चाहिए। तो ये कैसा काम हो गया, ये कैसा कैपिटल हो गया? एक वर्किंग कैपिटल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फिक्स कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल होता है जो हमारे साथ रहेगा 10-15 सालों तक। वर्किंग कैपिटल होता है जो हमें हर दूसरे हफ्ते या हर दूसरे दिन जरूरत पड़ती रहती है जिसकी हमें, ठीक है। उसके बाद होता है ह्यूमन कैपिटल, सॉरी फिजिकल कैपिटल में फिक्स कैपिटल क्या होता है एक बार और देख लो। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, जो कि कई सालों तक हमारे साथ रहती है, ठीक है, मैंने आपको भी बताया। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल होता है प्रोडक्शन रिक्वायर्स मनी एंड वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। कई सारे जो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल जानते हैं। ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है? वी यूज आवर नॉलेज एंड स्किल्स टू यूटिलाइज लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन कैपिटल होता है जब हमें पता हो कि हमें अपनी जमीन किस तरह यूज करनी है, ठीक है। जब हमें पता हो हमें हमारे लेबर को कौन सा वर्क देना है, जब हमें पता हो हमें फिजिकल कैपिटल का किस तरह इस्तेमाल करना है। उस चीज को सुपरवाइज करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसे हम कहते हैं, या फिर उस चीज को सुपरवाइज करने वाली जो चीज क्या होती है, देख रेख करने वाली जो चीज होती है इन सब के ऊपर, उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको ह्यूमन कैपिटल। आफ्टर दैट, people dependent on family on farming, farmers and farm laborers earn their livelihood। जो लोग फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं वो मोस्टली अपना पैसा किससे कमाते हैं? फार्मिंग करके, ठीक है, खेती बाड़ी करके। टू लिमिटेशंस ऑफ फार्मिंग, दो लिमिटेशंस पढ़ते हैं हम फार्मिंग की। लैंड्स, मतलब क्या चीज फार्मिंग पर लिमिट लगाती है? लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज फिक्स्ड। मान लो जो पालमपुर है ना, उसके 75% जो लोग हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? खेती बाड़ी पर, ठीक है। लेकिन देखो पॉपुलेशन हाई, पॉपुलेशन भी ठीक है, मतलब जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, और जो लैंड है वो लिमिटेड है। अब मान लो लैंड लिमिटेड होगा और प्रोडक्शन की नीड ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फार्मर्स है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे फसल को, ठीक है। तो जो लैंड एरिया होता है ना वो कल्टीवेशन के लिए फिक्स होता है। नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। अगर मान लो आपको कई तरह की फसलें उगानी है, ठीक है, लेकिन जो एरिया है वो तो लिमिटेड है ना, तो आप नहीं कर पाओगे ऐसा। तो इस वजह से लोग, जो किसान है वो सही से फार्मिंग नहीं कर पाते, ठीक है। सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। और कुछ जो वेस्ट लैंड होते हैं ना, उस जगहों को ना कुछ फार्मर्स ने कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो वहां पे फसल उगा सके, ठीक है। वेस्ट लैंड यानी कि जिस लैंड का हम यूज नहीं कर रहे। अब there exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। अब फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कई सारी फसलें एक साथ उगाने का, तो इस वजह से वो क्या करते हैं? दूसरे लैंड को, जो वेस्ट लैंड है, उसे ही यूज करते हैं और वहां पे फसलें उगाते हैं, ठीक है, ताकि फसल ज्यादा हो पाए या भारी मात्रा पे हो पाए, ठीक है। फार्मिंग इन पालमपुर, अब हम पढ़ेंगे कि जो पालमपुर है वहां पे फार्मिंग कैसे होती है। क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर, सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है पालमपुर में। रेनी सीजन यानी कि बारिश के टाइम पे फार्मर्स ग्रो खारीफ क्रॉप। फार्मर्स कैसी क्रॉप ग्रो करते हैं? खारीफ क्रॉप, जैसे कि जवार और बाजरा एक साथ, ठीक है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड
इट इज कैटल फीड को करने के लिए ये भी प्लांट्स यूज किए जाते हैं। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो की खेती होती है, यानी कि आलू उगाए जाते हैं। विंटर सीजन में क्या होता है, फील्ड्स आर सोन विद व्हीट विच इज रबी एंड रबी क्रॉप। फील्ड्स जो होती है ना वो मतलब गेहूं के जो क्रॉप्स होते हैं उनसे भर जाती है, ठीक है। विंटर्स के टाइम पर जो फील्ड है ना वहां पे गेहूं के क्रॉप उगाए जाते हैं, जिन्हें हम रबी क्रॉप से नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट टू द मार्केट ऑफ रायगंज। अब क्या होता है, जो जब वीट्स उग जाती है, जब हार्वेस्ट हो जाती है, कट हो जाती है, तो जो फार्मर्स होते हैं ना वो अपनी फैमिली के लिए जो भी वीट होता है वो रख लेते हैं, और बाकी जो सरप्लस में वीट बची होती है ना उसे वो रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। और उसके बदले वो पैसे ले लेते हैं, या फिर जो भी उन्हें चाहिए होता है वो ले लेते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन। और वहीं पे कुछ कुछ एरिया ना गन्ने की खेती के लिए भी छोड़ा हुआ है उन्होंने, विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जिसे एक साल में एक बार ही हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर केन इन इट्स रो फॉर्म और एज जागरी इज सोल्ड ट्रेडर्स इन द शाहपुर। वहीं पे शुगर केन को ना जैगरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके शाहपुर में भी बेचा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 गांव है ये एक साथ कनेक्टेड है। तो पालमपुर में खेती होती है, पालमपुर में फिनिश प्रोडक्ट्स बनते हैं, और बे के कहाँ जाते हैं, शाहपुर में और रायगंज में, ठीक है। क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर। अब हम देखेंगे कि उसके अलावा कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है पालमपुर में। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है और पानी अच्छा खासा है, तो इस वजह से ना क्रॉप्स की ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर एज इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहां पे अच्छी तरह मिलती है, तो इस वजह से जो इरिगेशन सिस्टम है ना वो भी सही से होता है। पहले लोगों को कुएं में से बाल्टियां भर भर के लानी पड़ती थी, लेकिन अब उनके लिए इजी हो गया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से खेतों में पानी देना, ठीक है। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द, मैंने आपको बताया फ्रॉम द वेल्स। क्या होता है, पहले वो कुएं से पानी भर के लाते थे, लेकिन अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अब वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अपने खेत में पानी पहुंचा सकते हैं। पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ फील्ड मोर इफेक्टिवली। अब होता क्या है, पीपल ने नोटिस करा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से बने हुए ट्यूबवेल्स होते हैं ना, अगर हम उसका यूज करके पानी दे खेतों में तो काफी अच्छी तरह जो है ना काफी इफेक्टिवली खेतों में पानी जाता है, ठीक है। इरिगेशन अच्छी तरह हो पाती है एज कम्पेयर टू जब आप खेत से जब आप कुएं से पानी भर के ला रहे हो और तब ड्रॉप कर रहे हो, तो ना ही तो आप ज्यादा एरिया में पानी दे पाते, ना ही इफेक्टिवली पानी दे पाते आप फसलों को, ठीक है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूब वेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। पहले कुछ ट्यूबवेल्स जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स है वो किसने इनिशिएट करे, किसने लगाए गांव में, वो है गवर्नमेंट ने। उसके अलावा हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। उसके अलावा जो फार्मर्स है ना उन्होंने फिर अपने खुद के ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए, जब उन्होंने देखा कि ये तो खेती बाड़ी को ईजी बना रहा है, ठीक है। रीजन फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो पालमपुर में जो क्रॉप्स है ना वो उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। सबसे पहले मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड देन मल्टीपल क्रॉपिंग, ये दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग में क्या आता है और मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या आता है। मॉडर्न मशीन्स, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, इन सभी का यूज करके, पेस्टिसाइड्स का यूज करके, फर्टिलाइजर्स का यूज करके, और भी जो मॉडर्न मेथड्स है उनका यूज करके हमने अपनी क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ाई है, ठीक है। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जो पानी है वो खेतों तक सही से जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स की वजह से, जिससे खेत जो फसल है ना वो अच्छी तरह उग पा रही है। उसके अलावा इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 1300 kg पर हेक्टेयर टू 3200 kg पर हेक्टेयर। जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। देखो 1300 kg पर हेक्टेयर में पहले फसल ग्रो हो रही थी और अब 3200 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज है प्रोडक्शन में। उसके अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, ग्रीन रिवोल्यूशन। जब से ग्रीन रिवोल्यूशन आया है, जो क्रॉप्स है ना वो कई, अब क्योंकि लैंड काफी ज्यादा यूटिलाइजेबल नहीं बचा, तो एक ही लैंड पे ना कई तरह की क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमें एट द एंड ऑफ द सीजन कई तरह की क्रॉप मिल जाती है। अब डीमेरिट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन। मैंने आपको बताया अगर आप ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन का यूज करोगे तो फिर जो लैंड है ना वो डिग्रेड हो जाएगा, उसकी जो फर्टिलिटी है वो लूज कर देगा वो। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मैंने अभी आपको बताया कि जो उसकी फर्टिलिटी है वो खो जाएगी। उसके अलावा ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड, ज्यादा अगर आप पेस्टिसाइड्स का यूज करते हो ना या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हो तो फिर जो मिट्टी है वो अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है, ठीक है। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर ऑफ फॉर इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। अगर आप ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज करोगे तो जो वाटर टेबल है ना उसमें जो पानी की मात्रा है वो घट जाएगी, ठीक है।
HYV सीड्स रिक्वायर वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। अगर आप HYV सीड्स आप अपनी खेतों में गेरते हो तो फिर वहां पे ना काफी ज्यादा लेवल पर पानी की जरूरत पड़ती है उस फसल को उगाने के लिए, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा रेगुलर स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स मेक द क्रॉप वीक एंड इनफर्टाइल। मैंने आपको बताया कि अगर आप ज्यादा रेगुलरली यूज करोगे ना पेस्टिसाइड्स का तो उससे सोइल भी अनफर्टाइल बनेगी और साथ के साथ जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी, ठीक है। उसके अलावा टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग। हाँ, क्या होता है कि एक ही लैंड पे ना कई तरह के क्रॉप्स आप ग्रो कर देते हो, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द सीजन आपको कई तरह की मल्टीपल क्रॉप्स मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग है। हु विल प्रोवाइड द लेबर इन फार्मिंग। अब हम देखेंगे कि जो लेबर है ना वो कौन प्रोवाइड करेगा फार्मिंग के लिए। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। अगर मान लो कोई स्मॉल फार्मर है, उसकी खुद की अपनी जमीन है, तो वो अपनी जमीन पे ही अपना फसल उगाएगा और अपना खर्चा निकालेगा, ठीक है। उसके अलावा मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फ्रॉम लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं ना, जिनके पास अच्छी खासी जमीन होती है, वो क्या करते हैं, वो लेबर हायर कर लेते हैं और फिर वो लेबर्स अपना खर्चा निकालने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए इनकी फील्ड्स में काम करते हैं, ठीक है। फार्म्स लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। फार्मर्स होते हैं ना वो हर फील्ड से आते हैं, या तो बिल्कुल जो गरीब होते हैं वो भी आते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं जिनके पास खुद का जमीन होती है, वो अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद वो किसी और की जमीन पे खेती बाड़ी करने जाते हैं ताकि वो इनकम जनरेट कर सके, ठीक है। दोनों तरह से फार्मर्स आते हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्म लेबरर्स। अब हम देखेंगे कि जो वहां पे फार्म में जो काम करते हैं ना, उनको क्या क्या दिक्कतें आती है काम करने में। सबसे पहले, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। फार्म लेबरर्स के पास कोई राइट नहीं होता उस जमीन के ऊपर जिस जमीन के ऊपर वो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क इन कैश और इन काइंड, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स। ये जो होती है ना, यहाँ पे कैश के बदले उन लोगों से काम करवाया जाता है कि आप हमारी फील्ड में काम करो, उसके बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। दे कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। मैंने आपको बताया दोनों तरह की फैमिलीज से लेबर्स निकल कर आते हैं। या तो वो फैमिली जिनके पास कोई जमीन नहीं है, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास जमीन होती है लेकिन फिर भी वो दूसरे की फील्ड में काम करना चाहते हैं, ठीक है। आ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड, मैंने आपको बताया, या तो वो एम्प्लॉयड हो सकता है ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग फॉर द होल ईयर। कुछ फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक काम के लिए हायर होते हैं, ठीक है। लाइक या तो आप हार्वेस्टिंग के लिए हायर हो जाओ या फिर आप इरिगेशन के लिए हायर हो जाओ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है नीड पर। उसके अलावा दाला इज एन लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। जो डाला है वो एक लैंडलेस, इनके पास कोई जमीन नहीं है और ये ना दूसरे की फील्ड में जाकर काम करते हैं। दिस मीन्स ही मस्ट बी रेगुलरली लुक फॉर वर्क। द मिनिमम वेजेस ऑफ अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 300 पर डे। Dala only gets 160. There is a heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. So people agree to work for lower wages. अब क्या होता है ना, इसमें हम दाला की कहानी पढ़ेंगे तो दाला जो होता है वो एक बहुत ज्यादा लैंडलेस फार्मर होता है, इसके पास कोई जमीन नहीं होती, तो ये ना वर्क करना चाहता है किसी की फील्ड पर, और मिनिमम वेज जो है जो मिलनी चाहिए सरकार के अकॉर्डिंग फार्मर्स को वो है 300 रुपए, लेकिन दाला को कितनी मिलती है, सिर्फ 160। अब इससे क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, हर कोई रेडी है इस काम को करने के लिए, ठीक है, फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि वो अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। अब इस वजह से जो जो मतलब फार्मर्स होते हैं ना, अगर उन्हें कम पैसे भी मिल रहे होते हैं तो वो तब भी एग्री कर लेते हैं अपनी दूसरे की फील्ड में जाकर काम करना, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उन्हें जॉब चाहिए। अब उसके वजह से जो मतलब अमीर फार्मर्स है ना, वो एकदम प्राइस घटा देते हैं, लेकिन जो लैंडलेस फार्मर होते हैं वो कहते हैं ठीक है हम तो कर लेंगे काम, क्योंकि उनकी नीड होती है, ठीक है, और अमीर उनकी नीड का फायदा उठाते हैं। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब हम देखेंगे कि किस चीज की नीड होती है हमें फार्मिंग के लिए। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, उनको जब आपको खेती करनी है तो आपको सामान की भी जरूरत पड़ेगी, तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो सामान कहाँ से लेते हैं, वो पैसे उधार लेते हैं, उसके बाद वो सामान खरीदते हैं, ठीक है। दे बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और फ्रॉम द विलेज मनी लैंडर्स। वो या तो ट्रेडर से मनी लेते हैं या फिर लार्ज फार्मर से मनी लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। और अगर आप ऐसे पैसे लेते हो ना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है, ब्याज बहुत ज्यादा लगता है उस पैसों पर, बट एंड दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन।
जिस वजह से वो कई बार ना लोन चुका भी नहीं पाते। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग्स, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं जिनके पास अच्छी खासी जमीन होती है वो अपना सेविंग्स खुद कर लेते हैं। कैसे? अगर उनके पास अच्छी, जब सीजन एंड होता है ना तो उनके पास अच्छी खासी फसल आ जाती है, ठीक है, तो वो कुछ फसल अपने पास रख लेते हैं, कुछ फसल बेच देते हैं, तो बेच जो पैसा आता है उससे वो नेक्स्ट ईयर की सीजन की फसल उगा लेते हैं, ठीक है, ना ही उन्हें किसी कैपिटल की चिंता रहती। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट, अब हम पढ़ेंगे कि जो सरप्लस होता है उसको, उसकी सेल कैसी होती है। द फार्मर्स कीप अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस। फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ कुछ सामान तो अपनी जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं ना उसका कुछ परसेंट तो अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं, जितनी उन्हें जरूरत है, ठीक है, बाकी बचा हुआ वो बेच देते हैं मार्केट में, ठीक है, उसी को कहते हैं हम सरप्लस। जब हम अपनी नीड से ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर ले तो जो प्लस वाला जो ज्यादा सामान होता है वो हम बेच देते हैं, अपनी नीड वाला रख लेते हैं, ठीक है। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर सप्लाई द सरप्लस प्रोड्यूस थ्रू द मार्केट, मैंने आपको बताया मीडियम लार्ज फार्मर्स क्या होते हैं, वो सरप्लस को मार्केट में बेच देते हैं। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द प्रोडक्ट्स, ट्रेडर्स होते हैं वो बाय द प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और सेलर्स उसे खरीदते हैं, और वो कहाँ बेचते हैं, उसे शहरों में। अब क्या होता है, अब पार्ट, ओके, हाँ, अ पार्ट ऑफ द फार्मर्स अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। जो भी वो बेचते हैं तो उसका जितना भी पैसा बचता है मैंने आपको बताया वो नेक्स्ट सीजन के लिए सेव कर लेते हैं। सेम some large farmers use their saving for lending money to small farmers who are in need of a loan। और कुछ जो अमीर फार्मर्स होते हैं ना वो कुछ पैसे बचा भी लेता है ताकि वो दे सके, ताकि वो उधार पे पैसे दे सके, ठीक है, लोन पे लोगों को पैसे दे सके और उसके साथ उन्हें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय कैटल ट्रक्स और टू सेट अप शॉप्स। और कुछ फार्मर्स दुकान चलाते हैं या फिर कुछ भी जो भी काउस की अगर उन्हें जरूरत है तो वो खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर की उन्हें जरूरत है तो वो खरीद लेते हैं, मतलब वो अपने पैसे को अपने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। द फार्मर्स कीप अ पार्ट ऑफ द ये हमने पढ़ लिया अभी, सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। अब हम पढ़ेंगे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है पालमपुर में, ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी की तो हमने पढ़ ली कि कैसे कैसे वो फसल उगाते हैं फिर बेचते हैं और अपने लिए रखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो है डेयरी फार्मिंग, ठीक है। पीपल हु फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द जोअर एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग दैट रेनी सीजन। वो देखो रेनी सीजन में जो ज्वार और बाजरा उगाते हैं, ठीक है, जो कि काउ फीडिंग के लिए काम आता है। और जो लोग बफेलोज को पालते हैं या फिर काउस को पालते हैं ना वो बाद में उनका दूध बेचकर या फिर उनके थ्रू पैसे इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। द मिल्क प्रोड्यूस बाय देम इज सोल्ड इन रायगंज। मैंने आपको बताया जो भी दूध वो प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स वो कहाँ बेचा जाता है, रायगंज में, द नियर बाय विलेज, जो कि उनके पास में एक गाँव है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर at Raiganj from where the milk is transported to far away from towns and cities। वहीं पे दो ट्रेडर्स है शाहपुर में जिन्होंने ये एक सेंटर खोल रखा है जहां पे मिल्क जाता है और फिर वहां से मिल्क कहाँ जाता है, शहरों में, ठीक है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अब हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर आल्सो डन ऑन स्मॉल स्केल। मैन्युफैक्चरिंग ना सिंपल मेथड्स में भी होती है पालमपुर में और स्मॉल स्केल में भी की जाती है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स। और ये जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है ना ये लोग या तो घर में रह के कर लेते हैं या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प से कर लेते हैं, ठीक है। Less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Rarely any laborer is hired। और मोस्टली ना ये जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है ये लोग घर में रह के कर लेते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ मिलकर ही। और 50 से कम मेंबर इंक्लूड होते हैं इस टाइप की फार्मिंग में या फिर इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग में। शॉपकीपिंग, जैसे कि आप ले लो शॉपकीपिंग, ठीक है, ये भी एक वही होता है कि मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो कि पालमपुर में होती है, ठीक है। द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स who buys various goods from the wholesale markets in the cities and sell them in the village। क्या करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉपकीपर्स मतलब सामान लाते हैं अपनी दुकान पर और फिर किसे बेचते हैं, जो भी जिनको भी नीड होते हैं उन्हें सामान बेचते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, एक ऐसी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो कि विलेज पालमपुर में फेमस है, ठीक है। देयर आर स्मॉल जनरल स्टोर भी होते हैं जिनमें डेली नीडेड आइटम्स अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, बिस्किट, soap, toothpaste, etc. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops where they sell eatables। कुछ लोग ऐसे भी है जिनके घर के पास ना बस स्टॉप्स है तो उन्होंने उस जगह का यूज करा है क्या करने के लिए, उन्होंने उस जगह का यूज करा है कुछ ऐसे आइटम सेल करने के लिए जैसे कि
जिससे लोग अपना पेट भर सके। मान लो कि किसी ने पेस्ट्री की शॉप ओपन कर ली, या फिर किसी ने कोई भी स्ट्रीट फूड की शॉप ओपन कर ली, ताकि लोग आते जाते खा सके उन खाने को, ठीक है। तो ये भी एक तरह से यूज करा है पालमपुर ने अपने लैंड का, ठीक है, पालमपुर के लोगों ने। ट्रांसपोर्टेशन भी एक मेजर एक्टिविटी है। देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स यूज इन देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। कई तरह के व्हीकल्स यूज होते हैं जो कि पालमपुर गांव को रायगंज से जोड़ते हैं, ठीक है। रिक्शास, तोंगास, जीप, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा, दीज पीपल आर इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। और जो इन सबको चलाते हैं ना, ट्रैक्टर्स वगैरह को या रिक्शास को, इन ये सब किस में इन्वॉल्व है, ये सब लोग इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, ठीक है। इनका अपना एक काम है कि मतलब ये लोगों को हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में या फिर पहुंचाने में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे जो पालमपुर है ये एक डेवलप्ड गांव है, लेकिन एक फुली फ्लैश डेवलप्ड गांव नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें सारी चीजें हैं, बट मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि हर देखो लोग फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी कि कैसे पालमपुर जो है वो अपने आप को ग्रो कर रहा है, ठीक है। कैसे वो अपने आसपास के शहरों की भी मदद लेकर अपने आप को एक डेवलप्ड गांव बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। नाउ अब आपको एक प्लॉट ट्विस्ट बता देती हूँ कि पालमपुर जैसा कोई गांव एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल स्टोरी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। सो अगर मैं पहले ही बता दी तो शायद आप इतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते, ठीक है। तो अब ये सिर्फ एक स्टोरी है, ऐसा कोई गांव एग्जिस्ट नहीं करता इन रियल लाइफ। और ये स्टोरी से मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि कैसे हम एक डेवलप्ड गांव क्रिएट कर सकते हैं, इवन आफ्टर हमारे पास उतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, लेकिन हम रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम अपने गांव को डेवलप बना पाए। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।